अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं कराची के हवाले से। और एक तो ये है कि अक्सर कराची के जितने भी बुनियादी मामलात हैं या मसाइल हैं उनको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरी आवाज़ के ज़रिए अगर कहीं किसी न किसी का कुछ फ़ायदा हो सके तो वो ज़रूर हो। क्योंकि इस शहर में रहता हूँ, इस सूबे में रहता हूँ, इस मुल्क में रहता हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि लोगों को बर वक्त और हक़ाइक़ से आगाह करूँ। अदालतों में जो कुछ होता है या जो मैं महसूस करता हूँ कि गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा और आवाम को बताना चाहिए था और हक़ाइक़ से आगाह करना ही चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह से आगाह करूँ। क्योंकि इस्लामाबाद में आप देखते हैं या दीगर शहरों में तो सहाफ़ी हों हमारे या लोकल सतह पर भी जितने भी लोग हों वो कोशिश करते हैं उन मसाइल को, उन इश्यूज़ को सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी अपना एक फ़रीज़ा समझ कर ये अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आता होगा। एक तो ये है कि वली बाबर कत्ल केस, अब मैं सिंध पुलिस की बात नहीं करूंगा, पूरे मुल्क की पुलिस की अगर बात करें तो हमेशा भोंडी हरकतें करते हुए नजर आएगी। वली बाबर कत्ल केस में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी ज़ाहिर की है, किसी थाने या एक पुलिस की चौकी या किसी हवालदार की ये गिरफ्तारी नहीं थी। ये जो कराची पुलिस के चीफ हैं उन्होंने एक वज़ीर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बड़े उन्होंने दावे किए, बातें की। लेकिन ये भी गिरफ्तारी उसी तरह की एक गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई जिस तरह माजी में हम देखते हैं कि अक्सर हम अदालतों की ज़बान में या अदालतों में जाकर कहते हैं कि ये पटाखा और आलू के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी। अब वली बाबर कत्ल केस में आपने जब गिरफ़्तार किया या उसने मुलज़िम ने खुद गिरफ़्तारी के बाद इकरार भी किया और उसके बाद आपके पास शवाहिद भी थे और उसके बाद मुलज़िम के हवाले से अगर आपको पूरी शहादतें थी और गवाह और सबूत हैं और इससे पहले भी इसका नाम आ चुका है और नामज़द मुलज़िम है और एमक्यूएम से ताल्लुक़ है और उसके बाद ठोस शवाहिद हैं, तो फिर जिस केस में आपने जिस इल्ज़ाम में आपने अदालत से रिमांड हासिल किया है उससे ये लगता है कि मुलज़िम छूट जाएगा। पुलिस हमेशा की तरह भोंडी कार्रवाई कर रही है, भोंडा काम किया है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है, क्योंकि अदालतों में मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मेरी बात शायद माइंड नहीं कीजिएगा, अदालतों में रिपोर्टिंग करता हूँ, इस तरह के केसेस साल साल चलते हैं, उसके बाद मुलज़िम बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं और पुलिस के अलावा जो मुद्दई हैं या मुलज़िम हैं उनके जो मुलज़िम है या उनके वकला के पास बेशुमार इस तरह के शवाहिद होते हैं जिसमें वो अपना जो एक अपनी जो हक़ में वो पेश करने के बाद वो इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं और छूट जाते हैं। लेकिन ये इस तरह के दावे पहले भी हमने बेशुमार केसेस में देखे, लेकिन उस पर भी टका सा जवाब आया और अदालतों से मुलज़िम रिहा हो गए। अगर रिहा नहीं हो तो फिर किसी और किसी न किसी और इल्ज़ामात में उनको अंदर रखा हुआ है या रखा गया है। लेकिन मैं मुलज़मान की फेवर में नहीं बात कर रहा, लेकिन पुलिस के तरीक़ाकार की बात कर रहा हूँ, उनकी प्रोसिक्यूशन और जिस तरह शवाहिद की बात होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वली बाबर जैसे कत्ल केस में भी पुलिस ने इस तरह की भोंडी हरकत की जिस तरह माजी में वो करती हुई आई है। अगर वली बाबर का कत्ल केस है तो वली बाबर के कत्ल केस में उसको डायरेक्ट केस में आप, क्योंकि ट्रायल भी हो चुका है, तो उस केस में आप इसको शामिल करें, ना कि और अब इस तरह के क्या मतलब अब आप समझते हैं कि इस तरह का मुलज़िम क्या वो अब धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असला लेके घूम रहा होगा? बेतुकी चीज़ है जो समझ से बाहर है। बहरहाल अदालत ने, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और 14 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। आप देखते हैं अगली समात पे क्या होगा, क्योंकि इंतहाई दुख की बात थी इसलिए मैंने इस पॉइंट से शुरू किया। दूसरा, पुलिस ने या इसके अलावा जो सिंध हुकूमत है, जो आईजी सिंध को उन्होंने तब्दील किया कलीम इमाम को, और जिन वजूहात पर तब्दील किया था या सिंध पुलिस के जो एक्टिव पुलिस अफसरान थे उनको हटाया या उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए, अब आज लग रहा है मुझे कि वो अपने मकासद में सिंध हुकूमत कामयाब होती नज़र आ रही है। वो इसलिए कि एसएसपी शिकारपुर डॉक्टर रिजवान ने सूबाई वज़ीर जो इम्तियाज़ शेख हैं उनके हवाले से उन्होंने जो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाए थे या उन्होंने आईजी सिंध उस वक्त के जो कलीम इमाम थे उनके सामने रखी थी, तो उसमें उनके जुराइम पेशा अफराद के साथ ताल्लुकात और संगीन नौइयत के इल्ज़ामात थे। उस पर कलीम इमाम ने जीआईटी बनाई थी और जीआईटी के बाद तहकीकात होनी थी, लेकिन पुलिस आईजी के साथ सिंध हुकूमत का तनाज़ा शुरू हुआ और इस तरह का तनाज़ा शुरू हुआ कि उनको यहाँ से जाना पड़ा और उसके बाद एसएसपी डॉक्टर रिजवान को भी आज सुबह बदर कर दिया गया है या उनको उनकी जो खिदमात हैं वह पंजाब हुकूमत के हवाले हो गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि
ये जब सारी चीज़ें आई मतलब चाहे वो आईजी सिंध का नोटिफिकेशन था जेआईटी वाला, या उसके बाद मुश्ताक महर को आईजी सिंध लगाया गया, उन्होंने पुलिस की जेआईटी के जो पहले वाले आईजी की जो तहकीकात थी उसको तब्दील करके पुलिस कमेटी में शामिल किया। उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया। इम्तियाज़ शेख की तस्वीर और इस तरह की जराइम पेशा लोगों के साथ मिलने मिलाने के साथ साथ जो तहकीकात करने में शामिल हैं या जिन पुलिस अफसरान ने तहकीकात करनी थी उनके साथ मरासिम की तस्वीरें भी इस मंजर आम पर आई। और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये चीज़ें देखने के बाद हुक्म इम्तना जारी कर दिया था और जो कमेटी बनाई थी मुश्ताक महर ने उसको हतमी रिपोर्ट जारी करने से रोक दिया था। ये केस चलता रहा। उसके बाद फिर आज जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में ये केस आया। एडवोकेट जनरल साहब ने आज अदालत को बताया कि चूंकि सिंध हाई कोर्ट ने ये मामला रोक दिया था, हतमी रिपोर्ट जारी करने से रोक दिया था, वो जेआईटी नहीं बल्कि कमेटी है और कमेटी अपनी जो भी सिफारिशात होगी वो आईजी सिंध को पेश करेगी इम्तियाज़ शेख के हवाले से। फिर पुलिस कानून के मुताबिक जो भी देखेगी, जिस तरह भी देखेगी तो फैसला करेगी। अब आईजी सिंध जो अपनी जॉब कर रहे हैं और पुलिसिंग कर रहे हैं तो इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकता। और हमारा ये कल्चर है कि किसी के दुख सुख में जो है वो शरीक होते हैं, तो इम्तियाज़ शेख भी अगर किसी के दुख सुख में जाके शरीक हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दरख्वास्त गुजार या उनके जो कुछ लोग हैं वो सूबाई वज़ीर के साथ सिटिंग वज़ीर के खिलाफ रोज़ मीडिया पर खबरें चलाते हैं और उनकी ज़ाहिर इज़्ज़त नफ्स मजरूह होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे जो एडवोकेट हैं फवाद खिची, उनके साथ आमिर मंसूर साहब पेश हुए हैं। आमिर मंसूर उन्होंने एतराज़ उठाया कि क्योंकि पहले आईजी ने जेआईटी बनाने का कहा था, उसको तब्दील करके उनके नंबरिंग वगैरह वही करके उसके बाद उसको कमेटी में तब्दील कर दिया गया। अब चूंकि इनके अपने ज़ाती मरासम में तो इसलिए इसको जो इम्तियाज़ शेख उनको क्लीन चिट दी जाएगी, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। तो अदालत ने अब जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा था पहले वाला, जिसमें अदालत ने उनको कार्रवाई से रोक दिया था पुलिस को, वो हुक्मनामा वापस ले लिया है। अब जो पुलिस की कमेटी ने जो सलमान तालिबुद्दीन साहब के मुताबिक कि तहकीकात मुकम्मल कर लिए हैं, सिर्फ अदालत के हुक्म की वजह से उस पर दस्तखत नहीं हो रहे, तो अब वो उनको सिंध हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि आप जाएं दस्तखत करें। और दरख्वास्त गुजार के वकील आमिर मंसूर को कहा कि अगर उस कमेटी पर आपके कोई एतराज़ात होंगे तो आप दोबारा अदालत आ जाइएगा, फिर देख लेंगे। दरख्वास्त आप नहीं निपटा रहे लेकिन हम आगे जा रहे हैं। तो उसके बाद समाअत के दौरान उन्होंने ये भी कहा आमिर मंसूर को कि किसी पर तो एतबार करें, आप तो किसी पर एतबार ही नहीं कर रहा, चाहे वो आईजी हो या कुछ हो। तो उसके बाद डॉक्टर रिजवान के बारे में भी कहा गया और पुलिस कितना दबाव में होती है वो सब जानते हैं, सिंध में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले लोग। तो उन्होंने डॉक्टर रिजवान के हवाले से ये भी कहा कि सलमान तालिबुद्दीन साहब ने कि अगर इम्तियाज़ शेख इस तरह की जुराइम पेशा या जुराइम में मुलविस है, सरगर्मी में मुलविस है, तो इस तरह की जो रिपोर्ट मुरतब कर सकते हैं डॉक्टर रिजवान, तो उनके किसी ने हाथ तो नहीं बांधे थे, वो गिरफ्तार करना चाहते थे तो गिरफ्तार कर लेते या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। तो इस तरह वो, अब मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि वो उनको बचाने में कामयाब हो गई और जिस तरह की पुलिस चाहती थी सिंध हुकूमत, उस तरह की पुलिस उन्होंने बना ली। मुश्ताक महर साहब की सरबराही में अब इस तरह की पुलिस ही काम करेगी जिस तरह वो चाहेंगे। सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत चाहेगी उस तरह ही वो पुलिस कार्रवाइयाँ करेगी, काम करेंगी। एक और अहम इशू टिड्डी दल के हवाले से मैंने कुछ अर्सा पहले भी रिपोर्ट किया था, आपको बताया था कि सिंध हुकूमत ने किस तरह का खेल कर जो टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे के लिए रकम मुख्तस की गई है उसमें से आधे से भी ज़ायद, बल्कि जैसे आज जो उन्होंने रिपोर्ट में एतराफ़ कर लिया है, एक हैरान कुन एतराफ़ कर लिया है, ये है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए 2020 में 335 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए, उसमें से 218 मिलियन की लग्जरी गाड़ियाँ खरीद ली गई। ये आज एतराफ़ किया है सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में। और गाड़ियों, क्या लग्जरी गाड़ियाँ वीगो या इस तरह डबल डोज जो गाड़ियाँ, डबल केबन, क्या उन डबल केबन गाड़ियों से जाकर स्प्रे करेगी सिंध हुकूमत? तो ये अदालत में उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया है और जिस तरह मीडिया पर आया तो बड़ा अजीब व गरीब सूरत हाल है। अब अक्सर लोग कहते हैं सियासतदानों को बुरा है, लेकिन अगर जो बाबूज़ हैं, जो इस तरह के जो करप्ट और जिनकी नसों में करप्शन भरी होती है, वो होते हैं हमारे ये अफसरान, जो मुस्तकिल सियासतदानों को भी करप्शन सिखाते हैं और तरीक़ाकार बताते हैं और ख़ुद भी करप्शन करते हैं, चाहे वो नीचे से लेके ऊपर तक सब अफसरान यही करते हैं। इस तरह उन्होंने वो रास्ता दिखाते हैं और सियासतदान भी बातें हैं तो वो धड़ल्ले से करप्शन करते हैं और उनका भी पेट पाल रहा होता है, उनका भी पेट भर रहा होता है। तो ये टिड्डी दल के खात्मे के बजाय वो गाड़ियाँ खरीद ली गई। अब उसमें जो
डिप्टी एडवोकेट जनरल सिंध थे, उन्होंने अदालत को बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे नोटिस ले लिया है तो टिड्डी दल का मामला सिंध हाई कोर्ट नहीं सुन सकता। तो जस्टिस उमर सयाल साहब ने ये कहा कि जैसे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अगर कर रही है तो फिर ये वाकई सिंध हाई कोर्ट को केस नहीं सुनना चाहिए। अब केस की समाअत तो जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन गाड़ियों के मामले पर क्या करता है, क्योंकि जो टिड्डी दल के खात्मे के लिए इकदाम किए जाने थे वो गाड़ियाँ खरीद ली गई हैं और स्प्रे के लिए, और या कोई जो स्प्रे या किसानों की, जो काश्तकारों की या हारियों की जो ज़मीन थी उसकी बचाव के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का मामला भी आज अदालत में ज़ेर समाअत था। तो आज ट्रांसपोर्टर्स को एक बार फिर अदालत ने उसमें डिप्टी एडवोकेट जनरल सिंध को कहा है कि आप जाके दोबारा मुलाकात करवाएं इनकी, और जो ये नई तजावीज़ दे रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स, तो वज़ीर ट्रांसपोर्ट उनकी नई तजावीज़ पर अमल करें, और इस तरह इनकी मुशावरत के बाद ही अब केस की समाअत होगी अगले कुछ दिनों में, यानी कि 29 जून को। क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि हुकूमत ने जिन टर्मिनल को मखसूस किया है वो प्राइवेट है, वहाँ फ़ी गाड़ी हमें 4,000 रुपये देने पड़ते हैं। अगर क्योंकि 30 सालों में, जी हाँ 30 सालों में सिंध हुकूमत ने कोई एक भी नया टर्मिनल नहीं बनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि बस के टर्मिनल बनाएं ताकि मसाइल कम हों, और बसें जिस तरह जगह जगह खड़ी होती हैं, जगह जगह अड्डे बनाए गए हैं, तो गुंजान आबादी से बेहतर ये है कि मखसूस टर्मिनल होंगे, वहाँ से जो है बसें जाएंगी और सवारियाँ जाएंगी मुल्क के दीगर हिस्सों में। लेकिन ये जुल्म होता है कि यहाँ पर इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी आज अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत ने 30 सालों में कोई टर्मिनल नहीं बनाया, हमारे पास अपने ज़ाती टर्मिनल मौजूद हैं, इसलिए हमें वहाँ से चलाने की इजाज़त दी जाए। अब अदालत ने कहा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठ के मुशावरत करें और उसके बाद अगली समाअत पर पेश रफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।